नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शिका में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम आज की क्लास का टॉपिक है संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन। अब यहाँ आप सब ये कहेंगे कि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन, इसके काव्य प्रयोजन किसे कहा जाता है या फिर काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे पहले वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि संस्कृत के प्रख्यात काव्य शास्त्रियों में से जो हम कहें कि प्रमुख रूप से जो संस्कृत के आचार्य या फिर कवि लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो प्रख्यात काव्य शास्त्रियों में से भामह, रुद्रट, वामन, भोज, कुंतक एवं मम्मट इत्यादि ने अपने अपने ग्रंथों में काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि संस्कृत के प्रख्यात काव्य शास्त्रीय जो हैं, जो काव्य शास्त्र में मुख्य हैं, उनमें से जो भामह हैं, रुद्रट हैं, वामन, भोज, कुंतक एवं मम्मट, इन्होंने अपनी अपने ग्रंथों में अर्थात अपनी अपनी रचनाओं में काव्य प्रयोजन की चर्चा की, मतलब काव्य प्रयोजन के बारे में कुछ न कुछ अपनी बातों को रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला जो विचार है वह किन विद्वान ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कि जो सबसे पहला विचार भामह ने दिया है। यहाँ पर है कि भामह कृत काव्य प्रयोजन, अर्थात भामह के द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि भामह ने क्या कहा है। तो यहाँ देखते हैं हम कि भामह ने अपनी रचना, इनकी कौन सी रचना है, तो यहाँ रचना का नाम भी दिया गया है, जो कि भामह की रचना है काव्यालंकार। यह कहा जा रहा है कि भामह ने अपनी रचना काव्यालंकार में काव्य प्रयोजनों पर विचार किया है। अर्थात इन्होंने अपनी काव्य रचना कहें या फिर हम कहें कि इन्होंने अपनी रचना काव्यालंकार में काव्य प्रयोजन पर विचार किया है, और विचार करके काव्य प्रयोजन के बारे में क्या कहा है उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भामह। यहाँ भामह कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। इसको मैं फिर से दोहरा देती हूँ। यहाँ भामह का विचार है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। अब यहाँ अर्थ की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है, अर्थात काव्य की रचना है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति तथा कलाओं में निपुणता की यहाँ कहा जा रहा है कि निपुणता की उपलब्धि के निमित्त की जाती है। अर्थात हम बात करें तो कि जो हम काव्य रचते हैं या फिर जिस काव्य की रचना कवि करते हैं, तो उस रचना का जो उद्देश्य होता है, वह सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि जो हमारे चारों पुरुषार्थ हैं,
अर्थात जो हमारे चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति होनी हमें चाहिए, और तथा साथ ही साथ कलाओं में निपुणता की उपलब्धि के निमित्त की जाए। मतलब कि कलाओं में निपुणता की उपलब्धि भी वहाँ शामिल हो, और वही जो रचना है वह काव्य प्रयोजन के उद्देश्य के लिए कही जाती है। ठीक है, अब यहाँ हम अगला देखते हैं आगे बढ़ कर के। यहाँ देखते हैं कि जो दूसरा विचार दिया है वह दिया है वामन ने, अर्थात हम कहें तो वामनकृत काव्य प्रयोजन। यहाँ हम देखेंगे कि वामन ने अपने रचना में काव्य प्रयोजन के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम कहें कि एक बात है कि वामन की रचना का नाम क्या है, यहाँ हम देख लेते हैं। वामन की रचना का नाम है वामन की रचना का नाम है काव्यालंकार। एक सेकेंड, अगले वीडियो में मैं इनकी रचना का नाम बता दूंगी लिख करके ही। ऐसे अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि वामन की रचना का नाम क्या है। तो वामन की रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्र, और वामन ने अपनी रचना काव्यालंकार सूत्र में कहा है कि काव्य प्रयोजन की चर्चा कर्ता की दृष्टि से की जाती है। यहाँ पर वामन ने कहा है कि काव्य प्रयोजन की चर्चा काव्य की दृष्टि से की जाती है या फिर की गई है। इन्होंने जो काव्य रचना है, अर्थात हम कहें काव्य को लिखने के लिए दो प्रयोजन बताए हैं, और वो दो प्रयोजन कौन कौन से हैं। तो पहला है दृष्ट प्रयोजन और दूसरा है अदृष्ट प्रयोजन। अब यहाँ हम कहेंगे कि जो ये दृष्ट प्रयोजन है और अदृष्ट प्रयोजन, तो दृष्ट प्रयोजन जो होता है वह आनंद को कहा जाता है, और जो अदृष्ट प्रयोजन होता है उसे यश के लिए कहा जाता है। अर्थात जिसकी कीर्ति हो रही है तो उसको हम अदृष्ट प्रयोजन के अंतर्गत रखेंगे, और जिसको आनंद की प्राप्ति होती है उसको हम दृष्ट प्रयोजन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इन्होंने विचार क्या रखे हैं अपने। इन्होंने कहा है काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। इन्होंने कहा क्या है, काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। इसके अर्थ को हम देख लेते हैं। अर्थात दृष्ट प्रयोजन में आनंद या प्रीति को, दृष्ट प्रयोजन में आनंद या प्रीति को, आनंद या प्रीति को माना है, और अदृष्ट प्रयोजन में कीर्ति या यश को स्वीकार किया है। इन्होंने दो प्रयोजन को माना है। पहला है दृष्ट, दृष्ट में आनंद या प्रीति को माना है या फिर स्वीकार किया है, और अदृष्ट प्रयोजन में कीर्ति या फिर यश को स्वीकार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ हम देखते हैं कि अगला जो नंबर है, या फिर कहें कि अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है मम्मट। अगले श्रेणी कहें या फिर अगले चरण में यहाँ मम्मट का नाम आता है काव्य प्रयोजन के लिए, जो कि मम्मट ने भी अपनी रचना में काव्य प्रयोजन के बारे में, या फिर हम कहें काव्य प्रयोजन में कुछ अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मम्मट की रचना है उसका नाम है काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना का नाम क्या है,
तो मम्मट की रचना का नाम है काव्य प्रकाश। यहाँ देखते हैं कि इन्होंने काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ इन्होंने काव्य प्रयोजन के सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। अर्थात जैसे कि पहले के जो भामा थे, वामन थे, या फिर अन्य, अगर हम कहें कि अन्य जो विद्वान हैं उनसे हट कर के, अर्थात उनसे एक विचार अलग प्रस्तुत करके मम्मट ने सभी बिंदुओं की चर्चा कर ली है काव्य प्रयोजन के लिए। और तो और इन्होंने कुल 6 प्रयोजनों को माना है। इन्होंने कुल 6 प्रयोजन को माना है काव्य प्रयोजन के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि वे सारे 6 कौन कौन से हैं, उसको श्लोक के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ इन्होंने कहा क्या है, ठीक है। फिर उसी श्लोक को एक एक खंड करके हम कहें, या फिर जो 6 बिंदु हैं उन 6 बिंदु को एक एक बिंदु के अर्थ और उसके बारे में हम जानने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ उन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ देखिए कहा है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तरक्षते सद्दः परनिवृत्ते कांता सम्मितयोपदेश युजे। यहाँ उन्होंने कहा क्या है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तरक्षते सद्दः परनिवृत्ते कांता सम्मितयोपदेश युजे, ठीक है। अब इन्हीं को हम एक एक खंड के अनुसार अर्थ के बारे में जानेंगे और उसके विशेष तथ्य को हम समझने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला तथ्य क्या है या खंड। यहाँ पहला है काव्यम यशसे। अब यहाँ अर्थ क्या होगा कि कविता से यश की प्राप्ति साहित्यकार की प्रधान प्रेरणा होती है। बात भी सही है भाई। यहाँ पर कोई भी कवि अगर कोई कविता रचता है तो उसको, या फिर हम कहें उसके मन में एक ये भावना जरूर रहती है कि अगर हम कोई भी कविता कर रहे हैं तो हमको यश की प्राप्ति हो। और यही यश की प्राप्ति का ही था कि प्राचीन समय के जो कवि थे वो राजा महाराजा के राज दरबार में जाते थे और अपनी कविता को प्रस्तुत करते थे, और उनकी कविताओं के माध्यम से जब राजा प्रसन्न होते थे तो उन्हें अपने राज्य का राजकवि तक घोषित कर देते थे। तो भाई अगर कोई भी कविता लिखेगा और वह कवि उस कविता से यश प्राप्त करके ही राजकवि का पद प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ कहा गया है कि महाकवि कालिदास, भवभूति और आचार्य केशव, यहाँ महाकवि कालिदास और भवभूति ये संस्कृत के कवि हैं, और आचार्य केशव जो हैं वह हिंदी के रीतिकालीन कवि कहे जाते हैं। और इन्होंने मतलब इन तीनों कवियों ने इसी काव्य की रचना की है, अर्थात इन्होंने काव्य की रचना यश की प्राप्ति हेतु किया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर, यहाँ है अर्थकृति। दूसरा नंबर है अर्थकृति। अब यहाँ हम देखते हैं अर्थकृति का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ है अर्थ की प्राप्ति। अब हम कहें कि अर्थ की प्राप्ति किसे कहा जाएगा, अर्थात अगर कोई भी कविता लिखता है तो उसे कुछ न कुछ अर्थ मिले, अर्थात धन प्राप्त हो सके। तो यहाँ कहा जा रहा है कि साहित्य सृजन को भी भौतिक साधनों की प्राप्ति का प्रमुख माना गया है। मतलब साहित्य सृजन जो किया जा रहा है
उसके द्वारा भौतिक साधनों की प्राप्ति भी मिलनी चाहिए। और इसी के कारण अर्थकृत्य यहाँ पर कहा गया है। किसके द्वारा? तो मम्मट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ अगला नंबर है तीसरा। अगर हम कहें तीसरा खंड, तो तीसरा खंड है व्यवहार विधि। तीसरा खंड क्या है? व्यवहार विधि। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है व्यवहारिक ज्ञान, जो हम कहें तो किताब से न ज्ञान प्राप्त करके किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा उसके आचरण व्यवहार से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को हम यहाँ व्यवहारिक ज्ञान कह सकते हैं। अब यहाँ इसके बारे में कहा क्या गया है कि कवि को लोक एवं समाज की परंपरा का ज्ञान होता है। मतलब कोई भी कवि कोई कविता रचता है या फिर कविता लिखता है, तो वह लोक एवं समाज की परंपरा का ज्ञान रखते हुए उस कविता का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ देखते हैं चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है? काव्यम शिवेत्तर क्षतय। चौथा नंबर है काव्यम शिवेत्तर क्षतय। इसका अर्थ क्या है? लोकहित एवं लोक कल्याण। अर्थात जो कवि कविता लिखता है या फिर कविता की रचना करता है, तो वह यह सबसे पहले उद्देश्य मान करके चलता है कि जो मेरी कविता है वह लोक के हित में हो और लोक की कल्याण की भावना रखता हो, और इसी उद्देश्य को मान करके वह अपनी कविता की रचना करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है पांचवा नंबर, जो कि पांचवा नंबर कौन सा है, या फिर हम कहें पांचवा नंबर क्या है? तो यहाँ है काव्यम शब्दः परनिवृत्ते। अर्थात काव्य के द्वारा आत्म शांति हो एवं शीघ्र आनंद की उपलब्धि हमें मिले। अब यहाँ हम कहेंगे कि अगर हम अच्छा से अच्छा काव्य का निर्माण करते हैं या फिर काव्य की रचना करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होगा? जब सभी उस काव्य को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो वह प्रसन्न होंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि भाई मैंने जो अपने काव्य की रचना की है वह सभी को पसंद आई, तो हमको आत्म शांति मिलेगी। और तो और जब सभी उसके बारे में अच्छी बात कहेंगे कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छी कविता की रचना की है, तो हमें क्या होगा? आनंद की उपलब्धि भी हमें होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है और आखिरी खंड कहें या फिर हम कहें कि आखिरी जो छठा बिंदु है वह है कांता सम्मितयोपदेश युजे। अगला छठा बिंदु क्या है? कांता सम्मितयोपदेश युजे। कांता स्त्री को कहा जाता है, अर्थात स्त्री या पत्नी के समान मधुर उपदेश। मतलब काव्य कैसा होना चाहिए? तो जैसे पत्नी मधुर उपदेश अपने पति को देती है, या फिर हम कहें कि उसके लिए सही मार्ग दिखलाती है, वैसे ही काव्य क्या है? तो काव्य को पढ़ करके हम कुछ न कुछ अच्छा काम करें या अच्छा कार्य करें, हमें एक ज्ञान की बात सीखने समझने को मिले। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को देखेंगे और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने और भी मित्रों के साथ इसको साझा करें, और जो भी अगर कोई तथ्य न समझ आए तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।